इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, पश्चिम बंगाल में लगातार हमले हो रहे हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिंता जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि बंगाल जल रहा है और वहाँ के मुख्यमंत्री मौन हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दंगाइयों को ममता बनर्जी शांति दूत कहती हैं। लातों के भूत बातों से कहाँ मानने वाले हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगे करने की पूरी छूट दे रखी है। पिछले एक हफ्ते से पूरा मुर्शिदाबाद चल रहा है, लेकिन सरकार मौन है। ऐसी अराजकता पर लगाम लगनी चाहिए। करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एम्स के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए जेपी नड्डा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में 16 नए एम्स बने। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जेपी नड्डा ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह में इस बात को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी के बाद लगभग 50 साल में हमारे पास सिर्फ एक एम्स था। अब जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तब 6 और एम्स बने, जिसमें से एम्स ऋषिकेश भी एक था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में 16 नए एम्स बने। ध्यान में रख करके, फोकस में रख करके हम काम में जुटेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आप लोगों के साथ इस बात को भी शेयर करना चाहता हूं कि नीति निर्धारकों के कारण आपके जीवन में और आपके जीवन के माध्यम से समाज के जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। आधी शताब्दी पर, लगभग आधी शताब्दी 1947 में हमें आजादी मिली। पिछली शताब्दी के अंत तक हमारे पास एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, 1। जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने तब जाकर 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बने और 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में से यह ऋषिकेश भी एक था। उस समय बहुत चर्चा हुई थी कि रीजनल इलाकों में ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कैसे चलेगा, वहां तो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, वहां तो बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उस समय बने और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने। उनके 10 साल की अवधि में 16 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, 23, now we have got 23 all India Institute of Medical Sciences working at various stages. में पूछताछ की गई रॉबर्ट वाड्रा से और उन्होंने कहा कि मेरे पास को छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि 2019 में 23,000 दस्तावेज जमा किए थे। जिस मामले के बारे में वे मुझसे पूछ रहे हैं वह 20 साल पुराना मामला है या राजनीति से प्रेरित है। जब हम कोई लेन देन करते हैं तो हम सभी नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। सत्तारूढ़ सरकार हमेशा एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। वे मुझसे जितने चाहे सवाल पूछ सकते हैं, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं।
So what about the case exactly? 23,000 documents were submitted in 2019. The case that they're asking me about is a 20-year-old case. This is politically motivated. We abide by all rules and regulations when we do any kind of transactions, and this is definitely politically motivated, and they can ask me as many questions. All the answers are given, all documents are given, and this is it. I think the ruling government always misuses the agency, and I'm having to face the same at this point of time, but I'm here. I'll answer all the questions. I have nothing to hide. All is good. टोल्ड स्टोरी जालियांवाला बाग की स्क्रीनिंग की गई। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह एक बहुत ही शानदार फिल्म है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अभिनेता अक्षय कुमार और आर माधवन फिल्म केसरी चैप्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जालियांवाला बाग की स्क्रीनिंग में शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा यह फिल्म शानदार है। बहुत ही मार्वलस मूवी थोड़ी देखी है अभी मैंने। आई विश टू सी इट अगेन। मैं पूरा देखना चाहूंगी। और मैं अक्सर एक बात कहती हूं कि अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मरने का मौका हमें जीवन में कभी नहीं मिलेगा। एक ही चीज हम कर सकते हैं कि अपने देश के लिए जीना शुरू करें। और इस मूवी ने जिस तरीके से देखते हुए रोंगटे खड़े करती है कि जलियांवाला बाग में उस दिन कैसे खूनी बैसाखी मनाई गई और देश की आजादी के लिए करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए, उनका नाम तक हमें नहीं मालूम। और अब जबकि हम अपने आजाद देश में सांस ले पा रहे हैं, हम सबका फर्ज है कि अपने देश के लिए जीना शुरू करें, देश के लिए कुछ करना शुरू करें। और तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं और भी। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कुछ भी कर लें लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी कांग्रेस की जो बैठक हुई दिल्ली में, उसको लेकर कहा कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा कोई चुनौती नहीं है, पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आने वाले चुनाव में क्या चैलेंज आप मानते हैं? नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं है। पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। देखिए, हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है कि 15 अगस्त तक मेट्रो रेल को चालू किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके इसका शुभारंभ कराने का काम करें। संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और उसके बाद सभी को पता चल जाएगा क्या फैसला हुआ है। देखिए, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर यह कहा है कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन संसद में जो भी पारित होता है उसे लागू होना ही होता है। मैं लंबे समय तक संसद में रहा हूं, अगर कोई इसे रोकता है या देरी करता है तो यह अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि इस पर टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है, वहां से इसका फैसला सबको पता चल जाएगा। नहीं, हमारा मानना है कि लोकतंत्री व्यवस्था है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें करते हैं, पर जो संसद में पारित हो जाता है वो मैंडेटरी है लागू होना। और मैं लंबे समय तक लोकसभा में रहा हूं, कोई रोक दे, देर कर दे, वो एक अलग बात है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि इस पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। वैसे ये प्रकरण अभी जानकारी के हिसाब से अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी है। उसकी दिल्ली में इंडी गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें सभी दल वहां पर मौजूद थे, लेकिन एक सवाल बड़ा होता है कि महागठबंधन में, बिहार की बात करें तो महागठबंधन में बिहार में सीएम का चेहरा कौन होगा, इसके सवाल के जवाब देने से सभी दल के नेता बचते दिखे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के सीएम चेहरे को लेकर पूछे जाने पर कहा बातचीत के बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के साथ बैठक पर कहा कि हम सभी ने बैठक की है और काफ़ी सकारात्मक चर्चा हुई है।
और हम सभी 17 तारीख को पटना में अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठेंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम बिहार को मजबूती के साथ आगे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। 20 साल से सत्ता में रही राज्य सरकार और 11 साल से केंद्र में एनडीए सरकार है। इनके 20 साल की सरकार में बिहार में सबसे गरीबी है और सबसे गरीब बिहार है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और सबसे ज़्यादा पलायन यहीं से होता है, बिहार से होता है। उन्होंने कहा कि हम मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं है, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में है और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे। मुख्यमंत्री एस जयशंकर गुजरात पहुंचे और वहां पर बच्चों की तारीफ की, बच्चों के हुनर की चर्चा की। गुजरात के राजपीपला में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि मैं यहाँ 2-3 साल पहले आया था, लोगों की दिलचस्पी भी थी। मैंने MPLADS संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से यहाँ सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों का अपना हुनर दिखाने का अवसर मिल रहा है। मैं इन सुविधाओं को और बेहतर करना चाहूँगा। एक तो मैं करीब 2 साल पहले आया था यहाँ, 2-3 साल पहले आया था, तो मुझे लगा कि ये बहुत माने पुरानी संस्था है, माने इसका नाम है, मशहूर है, पर यहाँ लोगों को इंटरेस्ट भी था कि लोग आए मेरे पास, कहा कि अगर थोड़ी फैसिलिटीज बढ़ा दें तो जरूर वो बच्चों की रिस्पांस, पब्लिक की रिस्पांस होगी। तो मैंने थोड़ा MPLADS के तहत यहाँ जो फैसिलिटीज बढ़ाने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं कि क्या फैसिलिटीज बनी है और इसका जो परिणाम जो है आपको दिखाई दे रहा है कि आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे भी आते हैं, तो माने बहुत कम उम्र से शुरू हो जाती है। और तो आप वो देखिए, वो ट्रैम्पोलिन पे वो बच्ची जो है वहाँ, या ये जो बाकी लोग जो हैं वो अपना कर रहे हैं, उनको वहाँ देखिएगा। तो ये आप जानते हैं कि खेलो इंडिया, फिट इंडिया, हमारी ये कोशिश है, मोदी सरकार की कोशिश है कि भारत में हमारी जो स्पोर्टिंग टैलेंट, इसको कैसे बढ़ाएं। और स्पोर्टिंग टैलेंट ग्रास रूट से बनता है कि हम जो है ऐसी जगह आए जहाँ नेचुरल टैलेंट है। यहाँ आप जानते हैं कि ट्राइबल लोग नेचुरली बड़े फिट हैं, उनकी एक वो क्षमता है, वो मैं क्षमता से ज़्यादा मैं कहूँगा वो टैलेंट, और उसको कैसे उभर के माने उनको अवसर, अपॉर्चुनिटी कैसे दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा उदाहरण है कि
जो मैं देख रहा हूँ, मुझे तो बहुत वो अच्छा फील हो रहा है कि अभी कुछ अपने प्रोग्रेस के एमपी लैड से कुछ करें तो उसका तुरंत परिणाम जब दिखाई देता है, जब देखते हैं कि किसी के जीवन में या किसी बच्चों के लिए वो अवसर दिया जाए कि वो अपना टैलेंट प्रकट कर सकें, तो मैं इसको अब आज जो कोच जो हैं उनके साथ मेरी बात भी हुई कि इसको कैसे और आगे बढ़ाएं, कि यहाँ फैसिलिटी जो है कैसे और इम्प्रूव करें, और जरूर मैं करना तो चाहूँगा। सर, लगता है कि ये टैलेंट आगे जाके नेशनल इंटरनेशनल में देख पाएंगे? देखिए, सब कहीं ना कहीं ऐसा ही होता ना कि हर स्पोर्ट्स में कहीं लोकल लेवल से शुरू होता है, और जो आज जो है भारत में ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है जहां हमें ये माने पॉसिबिलिटी है कि हर स्पोर्ट में हम कुछ न कुछ कर पाए। और अगर आप ओलंपिक्स में देखेंगे, एशियन गेम्स में भी देखेंगे कि जहां आज हमारे लोग अच्छा कर रहे हैं, पहले किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि एथलेटिक्स में करेंगे या जिम्नास्टिक्स में करेंगे, कि जो स्पोर्ट्स का जो परिभाषा बहुत लिमिटेड थी, अब उससे हम लोग बाहर जा रहे हैं। और एक तो है कि भारत की माने देश की प्रतिष्ठा, पर यह भी है कि माने पूरे माने सोसाइटी को कैसे फिट रखें, क्योंकि ये टैलेंट का है पर हेल्थ का भी विषय है कि अगर हमको विकसित भारत को फिट भारत भी होना चाहिए ना। बेल्जियम में भगोड़े मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी और भारत में प्रत्यर्पण को लेकर खूब चर्चा हो रही है। और बता दें कि इसको लेकर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा है कि जिन्होंने भारत में अपराध किए हैं और विदेश में संरक्षण मिल रहा हो, उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वहां चुनाव लड़ेगा तो सभी कार्यक्रम और योजनाएं साझा होनी चाहिए। हमने महाराष्ट्र झारखंड में साझा घोषणा पत्र जारी किया, सीट बंटवारे पर भी चर्चा होगी। आना ही चाहिए। जिन लोगों ने देश में कोई ऐसा जुर्म किया है और विदेश में उनको कोई ऐसा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, या तो किसी ऐसे देश में है जहां एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ना हो, या वहां के कानून में उन लोगों को कहीं न कहीं कोई प्रोटेक्शन मिला हो, पर दो देशों के बीच में अगर वैसे संबंध हैं तो निसंदेह जिस देश में गुनाह हुआ है पहले, उस देश को दूसरे देश को ऐसे व्यक्तियों को सौंपना ही चाहिए। कल बिहार की मीटिंग है सर के अंदर, अलायंस पार्टनर के भी लोग आपके साथ शामिल होंगे इसमें। बिहार में क्योंकि चुनाव है, बार बार ये सवाल उठते रहे हैं कि सीएम चेहरा कौन होगा, आरजेडी से होगा, कांग्रेस से होगा। आप क्योंकि बड़े नेता हैं सर, आप बिहार के चुनाव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, और कल की मीटिंग के बाद आपको लगता है कि जो अमूमन एक बयानबाजी होती है अलायंस सीट शेयरिंग को लेकर कि कांग्रेस को कम मिला, ज्यादा मिला, वो चीज नहीं होगी और पिक्चर एकदम क्लियर निकल जाएगी? निकल के आनी चाहिए। जब 7 चुनाव लड़ रहे हैं, 7 इंडिया अलायंस वहां पर चुनाव में भाग लेगी, तो सारी योजनाएं, सारे कार्यक्रम साझा बनने चाहिए, चाहे वो मैनिफेस्टो की बात हो। ये हम लोगों ने प्रयास भी किया, और महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि कॉमन मैनिफेस्टो निकला, झारखंड में भी आपने देखा कॉमन मैनिफेस्टो निकला, और एक प्लेटफॉर्म वहां भी तैयार थे। मैनिफेस्टो एक आधार या माध्यम भी बन जाता है कि इसमें जब साथ में बात कर रहे हैं तो आगे चीज भी साथ में होगी। मतदाताओं के पास भी ये संदेश जाता है कि नहीं, 4 पार्टियां हैं तो 4 मैनिफेस्टो नहीं भाई, कॉमन मैनिफेस्टो रहेगा। तो इसमें भी कॉमन निर्णय होंगे, सीट शेयरिंग के ऊपर भी बात होगी, और जो सबसे अच्छे जीतने के जिनके चांस हैं अलायंस पार्टनर के किसी के भी उम्मीदवार के, उनको देखना चाहिए। मेरा इतना ये कम होना चाहिए। जीतेगा कौन ज्यादा, जिसकी उम्मीद है, एकदम निष्पक्ष तरीके से, जैसा एक पार्टी लड़ रही हो और समीक्षा करके बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट को आप टिकट देते हो, वही काम अलायंस को करना चाहिए। इस हाथ बैठिए, और वो एडजस्टमेंट्स रहते हैं कि कौन कितना लड़ेगा, लेकिन हर अलायंस पार्टनर को उनके कैंडिडेट के जीतने के सबसे ज्यादा उम्मीद वाली सीटें मिलें। ये नहीं कि संख्या बैठ के सभी को जानकारी है, सभी सर्वे करा रहे हैं, सभी के पास फीडबैक है, तो सबसे अच्छे चांस जिस सीट में, जिस
अलायंस पार्टनर के उम्मीदवार के हैं उनको मिलना चाहिए। फिर संख्या के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।